हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लेटेंट लाइफ और डोरमेंसी इन प्लांट्स। क्या होता है डोरमेंसी और इसमें प्लांट्स किस तरीके से अपने आप को जो है मॉडिफाई करते हैं। सेम चीज है जो आपके गूगल क्लासरूम में है, बस ये है कि प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो पहले आता है व्हाट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुसुप्तावस्था। तो डोरमेंसी क्या होता है? इट इज सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ इन हेल्दी प्लांट ऑर्गन्स। मतलब डोरमेंसी क्या है? ग्रोथ का रुक जाना। किसी हेल्दी प्लांट ऑर्गन में ग्रोथ का रुक जाना डोरमेंसी कहलाता है। अब प्लांट्स में क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में दो जगह एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो कंटिन्यूअसली ये ग्रो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स में या प्लांट ऑर्गन्स में even they are exposed to the suitable environmental condition necessary for the growth, यद्यपि वे उस कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं जो कि उनके ग्रोथ के लिए सूटेबल है, इसके बावजूद जब उसमें ग्रोथ रुक जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डोरमेंसी। यानी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद प्लांट्स में या प्लांट के किसी ऑर्गन में जब ग्रोथ रुक जाती है तो उस घटना को हम डोरमेंसी कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन को जिसमें की ग्रोथ रुक गई है डोरमेंट ऑर्गन कहलाता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया कि डोरमेंसी मींस ग्रोथ का रुक जाना। फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद, सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ का रुक जाना डोरमेंसी कहलाता है। डोरमेंसी इज एन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। ये क्या होता है? ये प्लांट का बेसिकली एक एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब अनुकूलनता। प्लांट्स जो है विशेष परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए डोरमेंसी को एडॉप्ट करता है, स्वयं एडॉप्ट करता है, चाहता है कि मेरी ग्रोथ रुक जाए। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जब प्लांट्स जो है चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक जाए। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें प्लांट चाहेगा कि मेरी ग्रोथ रुक जाए? ये हम आगे देखेंगे कि किन कंडीशन में ये ग्रोथ रुकने की नौबत आती है। जनरली देखा जाए तो प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए डोरमेंसी को अडॉप्ट करते हैं, यानी अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और जो कॉमन ऑर्गन्स है जिसमें कि हमें डोरमेंसी देखने को मिलती है वो दो हैं। एक तो सीड्स, जिसमें कि डोरमेंसी के दौरान सीड्स जो है, सीड के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म होता है, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ को सीड्स जो है रोक देते हैं। यानी कि एम्ब्रियो अब फर्दर ग्रो नहीं कर पाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अपने ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है, नहीं रोक देता है। दूसरा, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स यानी कि कलियां, शीर्षस्थ कलिका और कक्षस्थ कलिका, एपिकल बर्ड और लैटरल बर्ड, एक्सियल बर्ड भी इनको बोलते हैं। तो इनमें भी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी ग्रोथ को ये टेम्परेरीली रोक देते हैं। टेम्परेरीली कब रोकते हैं? जब प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है तो प्लांट्स अपने ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है ना कि प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कब आती है? जो प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन, अगर हम डोरमेंसी देखें तो जो डोरमेंसी है जनरली जो टेम्परेट कंट्रीज के प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जो कि समशीतोष्ण जलवायु में उगते हैं, वहां पर ये डोरमेंसी की जो घटना है वो कॉमन है। जब समर के बाद विंटर सीजन शुरू होता है तो जनरली वहां पर क्या होता है? पतझड़ शुरू होता है, फॉल सीजन आता है। और ऐसे पतझड़ के दौरान होता क्या है कि जो फोटो पीरियड है, यानी जो दिन और रात का जो समय अंतराल है, जब सर्दियां आती हैं तो आप सभी को पता है कि दिन का जो ड्यूरेशन है, यानी प्रकाश का जो ड्यूरेशन है, सूर्य के उगने और अस्त होने का जो समय है वो कम हो जाता है
और रात की अवधि जो है बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में प्लांट्स के लिए जो है सफिशिएंट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं कर पाता है ना। दूसरे, जो सूर्य का प्रकाश आता भी है सर्दियों में, वो बड़ा ही वीक होता है, कोहरे की वजह से या स्नोफॉल की वजह से या रेनी सीजन की वजह से वो सूर्य का प्रकाश काफी वीक होता है और इस वजह से पर्याप्त मात्रा में सनलाइट इंटेंसिटी नहीं मिल पाती है और पौधा ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। इसके अलावा चूंकि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफी कम है, इसलिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है सॉइल में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, चूंकि सब जीरो टेम्परेचर आ गया तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं तो प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है या वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पानी की भी कमी है या पानी अवेलेबल तो है बट रूट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड फोटोसिंथेसिस भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो पौधे क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ को रोकने का मतलब ये हुआ कि या सीड्स के जो जर्मिनेशन है उनको रोक देता है, और जो बर्ड का जर्मिनेशन है या बर्ड का जो खिलना होता है, जो एपिकल बर्ड है या लैटरल बर्ड है, उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। ठीक, सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स भी, जब फ्रूट बन गया, फ्रूट्स के अंदर सीड है, सीड्स का प्रकीर्णन हो गया है ना। जब सीड्स का प्रकीर्णन हो गया, सीड्स बिखर गए, तो सीड्स इंतजार करते हैं पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन आने का, जब कि जो यंग प्लांट डेवलप होगा। अगर जो यंग प्लांट डेवलप हो रहा, मान लीजिए कि एडवर्स कंडीशन में सीड जर्मिनेट हो गया, तो उस केस में वो तो जो प्लांट जो पैदा होगा सीड से, वो बड़ा ही डेलिकेट प्लांट होगा। और ऐसे में मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है, सॉइल में जो है वाटर की कमी है, तो वो कैसे जर्मिनेट कर पाएगा। इसलिए क्या करता है, सीड के फॉर्म में अपने एम्ब्रियो के ग्रोथ को रोक देता है, और एम्ब्रियो तब तक नहीं जर्मिनेट करेगा जब तक कि वो अनफेवरेबल कंडीशन गुजर नहीं जाती, फेवरेबल कंडीशन आ नहीं जाती। प्लांट्स के पास अपने मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। अब वो कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा सीड या बर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी बीजों में जो प्रसुप्तावस्था होती है वो किस वजह से होती है। तो आप सभी को पता है कि बीजों में प्रसुप्तावस्था होती है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं या चने या मूंग आप जर्मिनेट करते हैं तो अधिकतर उग जाते हैं, है ना, उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन कुछ में जर्मिनेशन नहीं होता इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर देने के बावजूद कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसे सीड्स को जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के बावजूद जर्मिनेट नहीं करते हैं, उनको हम डॉर्मेंट सीड कहते हैं। अब सीड में जो डॉर्मेंसी होती है किन वजह से होती है, आइए हम देखें। तो 4 प्रमुख वजह है जिसकी वजह से सीड में डॉर्मेंसी होती है। नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट, यानी कि बीज के चारों ओर जो बीज का आवरण है, अगर वो काफी कठोर है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। सीड जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका सीड कोट काफी हार्ड है। कुछ प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उनमें सीड कोट के ऊपर वैक्सी लेयर होता है, मोमिया परत होती है, और उस वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक सीड्स नहीं कर पाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। कई में क्या होता है कि सीड इतने हार्ड होते हैं कि जो रेडिकल का इलोंगेशन है, रेडिकल मतलब जब आप सीड को पानी में भिगोते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, मूलांकुर। चना जब आप स्प्राउट्स के लिए उगाते हैं तो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, वो क्या होता है, रेडिकल। पहले रूट्स निकलते हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक रूट निकलता है, रेडिकल। तो वो रेडिकल के इलोंगेशन के लिए जगह ही नहीं देता है, इतना हार्ड सीड कोट होता है। ठीक, या वैक्सी सीड कोट होगा तो ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक नहीं हो पाएगा। वैक्सी सीड कोट किसमें मिलता है, फेबेसी फैमिली, यानी जो दाल कुल के पौधे हैं उनमें वाटर अपटेक नहीं हो पाता हार्ड सीड कोट की वजह से। जैंथियम है जिसको गोखरू कहते हैं,
इसमें हार्ड सीड कोट की वजह से जो है ऑक्सीजन का अपटेक भी नहीं होता है। तो इस वजह से जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में आ जाता है। दूसरा रीजन क्या है, कई बार सीड्स में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल इनहिबिटर्स। ये जो केमिकल इनहिबिटर कंपाउंड्स होते हैं ये सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं, ये जो है सीड को जर्मिनेट होने से रोक देते हैं। तीसरा कि कुछ इंटरनल ब्लॉकेज मैकेनिज्म होता है जो कि जर्मिनेशन प्रोसेस को रोक देता है। ठीक, आगे देखेंगे कि क्या है। फिर चौथा क्या है, प्रेजेंस ऑफ द इमेच्योर एम्ब्रियो। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है अगर वो इमेच्योर कंडीशन में है तो भी सीड डॉर्मेंट हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म दैट ट्रिगर्स द एंट्री इनटू और एग्जिट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम डॉर्मेंसी इज नॉट नोन। बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है जिसके द्वारा कि कोई एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में एंटर करता है या डॉर्मेंसी स्टेट से बाहर निकलता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता है। थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में है कि डॉर्मेंसी क्यों होती है। ठीक, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डॉर्मेंसी, कि डॉर्मेंसी कैसे विकसित होती है। तो जो डॉर्मेंसी प्रोसेस है वो सीड डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू होती है। जब बीज का निर्माण हो रहा होता है तभी जो है डॉर्मेंसी शुरू हो जाती है। एंड ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट द एम्ब्रियो मैच्योरेशन रिक्वायर्स इट्स एंट्री इनटू मेटाबॉलिक इनएक्टिव स्टेट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो मैच्योरेशन के समय जो है क्या होता है कि ये एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये आवश्यक है कि एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में आ जाए, अदरवाइज अगर एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज में नहीं आता है तो फिर वो डेवलप करके नया यंग प्लांटलेट बनाएगा। और अगर बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है तो वो जो यंग प्लांटलेट है वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉर्मेंसी आवश्यक होती है। It is marked by the desiccation and maturation drying resulting into loss of 90% water from the cells of the embryo. डॉर्मेंसी के दौरान क्या होता है कि सेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं उसके अंदर मेच्योरेशन ड्राइंग होता है। मेच्योरेशन ड्राइंग मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो मेच्योर होता है वैसे वैसे इसके अंदर का पानी सूखता जाता है। डेसिकेशन यानी शुष्क अवस्था आ जाती है और लगभग 90% वाटर एम्ब्रियो सेल का लॉस हो जाता है, यानी कि वो बाहर चला जाता है। एट दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज टर्मिनेटेड। और जब इनका लगभग 90% वाटर एम्ब्रियो का लॉस हो जाता है तब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, यानी अब एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा। ठीक, डॉर्मेंट टू एक्टिव स्टेट of growth results from activation and deactivation of certain genes at transcriptional level. फिर जब एक बार एम्ब्रियो डॉर्मेंट स्टेज में आ गया, तो डॉर्मेंट स्टेज में कब आता है, जब इसका पानी सूख जाता है, लगभग 90% वाटर लॉस हो जाता है, तब ये डॉर्मेंट स्टेज में आ गया, यानी डॉर्मेंसी शुरू हो गई। अब डॉर्मेंसी से जब एक्टिव स्टेज में आता है, यानी जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब ग्रोथ शुरू होती है। और ग्रोथ जब शुरू होती है तो क्या होता है कि कुछ जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। किस लेवल पर? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर दो प्रोसेस हैं। जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती है। तो बेसिकली जो जीन का एक्टिवेशन होता है जो कि डॉर्मेंसी से रिलेटेड जीन्स हैं, उसमें कुछ जीन का एक्टिवेशन होता है तो कुछ जीन का डीएक्टिवेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से जीन डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो जीन जब एक्टिव हो जाएंगे तो प्लांट्स में डॉर्मेंसी शुरू हो जाएगी या सीड्स में डॉर्मेंसी शुरू हो जाएगी। वो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है जिसकी वजह से प्लांट ऑर्गन्स में डॉर्मेंसी होती है वो है लिया जीन्स। लिया मतलब शॉर्ट फॉर्म है लिया, इसका फुल फॉर्म है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट जीन। उस जीन का पूरा नाम क्या है? लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट जीन।
दिस लिया जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट पार्ट इनटू डोरमेंसी कंडीशन। लिया एमआरएनए, यानी लिया एमआरएनए मतलब लिया जीन से जो बनने वाले एमआरएनए हैं, यानी जब उनका जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेंगे, उस जीन का जो एमआरएनए है और फिर उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेंगे, यानी कि लिया जीन का जब एक्सप्रेशन होगा, देन this expression of Lia gene have been found in mature embryos of many plants than in young or germinated embryo। यानी कि जब सीड मैच्योर होता है या जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है, उस कंडीशन में ये देखा गया है कि उनमें लिया जीन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जब वही एम्ब्रियो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, यानी जब फेवरेबल कंडीशन में सीड पहुंच जाता है या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन सूटेबल हो जाती है और वो एम्ब्रियो डेवलप होने लगा, अथवा एम्ब्रियो अभी इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ, उस कंडीशन में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। लिया जीन्स का एक्सप्रेशन कब होता है? जब एम्ब्रियो मैच्योर कंडीशन में हो जाता है, यानी कि जब सीड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया और डोरमेंसी जब शुरू होती है, उस दौरान लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। इमेच्योर या यंग एम्ब्रियो में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है, और जब डोरमेंसी पीरियड खत्म होने के बाद एम्ब्रियो जब एक्टिवली जर्मिनेट होना शुरू होता है, तब भी लिया जीन्स के प्रोटीन सीड में नहीं देखे जाते हैं। लिया जीन्स किन किन प्लांट्स में मिला गया है? ब्रेसिका, नेपा, सरसों की वैरायटी है, रैफानस सटाइवस, मूली, हेलिएंथस एनस, सूरजमुखी, साइसर एरिएटिनम, ये चना हो गया, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन, व्हीट, बार्ली एंड मेज, इन सब प्लांट्स में जो है लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। कब होता है? जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है, उसी कंडीशन में लिया जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। कॉटन के प्लांट में लगभग 18 लिया जीन्स, अलग अलग प्रकार के 18 लिया जीन्स का एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। कुछ मोनोकॉट्स में, फॉर एग्जांपल व्हीट, लिया जीन्स की जगह सिमिलर फंक्शन जो है ईएम जीन्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया, यानी कि जो लिया जीन का फंक्शन है व्हीट में, वो ईएम जीन्स के द्वारा जो है फंक्शन कैरी आउट किया जाता है। फिर ये देखा गया है कि लिया जीन्स का जो प्रोटीन बनता है, लिया जीन से जो प्रोटीन आते हैं, बनते हैं, these proteins they are rich in glycine, glycine अमीनो एसिड इसमें ज्यादा होती है इस प्रोटीन में, and this protein is protective in function। और ये प्रोटीन क्या करती है? लिया जीन के ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है? सेल्स को, एम्ब्रियो की सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, यानी कि सेल्स को सूख जाने से बचाने का काम ये लिया जीन के प्रोटीन्स करते हैं। इतनी बात समझ में आई? लिया जीन क्या है, लिया जीन कब बनते हैं, और लिया जीन का फंक्शन क्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है लिया जीन्स के बाद एबीए। एबीए मतलब इट इज एन प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ये देखा गया है कि जब डोरमेंसी आती है, तो डोरमेंसी आने से पहले जो एम्ब्रियो है उसमें, उसकी सेल्स में एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है। ठीक, और ये जो एब्सिसिक एसिड है जो कि एम्ब्रियो की सेल्स में और जो सीड की सेल्स है उसमें बढ़ने लगता है, ये क्या करता है? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए ऑफ द लिया जीन्स। और जैसे जैसे एम्ब्रियो डोरमेंसी की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे जैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे लिया जीन का एक्सप्रेशन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, सो इट इज बिलीव्ड दैट द एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन इंड्यूसिंग द डोरमेंसी, यानी एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये डोरमेंसी इंड्यूस करने का काम करता है बाय इंड्यूसिंग मैच्योरेशन ड्राइंग, यानी कि ये क्या करता है कि एब्सिसिक एसिड मैच्योरेशन ड्राइंग को प्रमोट करता है, यानी जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसमें ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बीज सूखता जाएगा। आपने देखा होगा कि जब फ्रूट यंग होता है या
जब फ्रूट, ताजा फ्रूट होता है, उसके बीज जो होते हैं नम होते हैं, और जैसे जैसे फ्रूट ड्राई हो जाता है उसके सीड्स भी सूखते चले जाते हैं। सीड इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो बीज होता है वो उसका सबसे सूखा हुआ हिस्सा होता है। The embryo imposed dormancy is thought to result from an interaction between gibberellic acid and abscisic acid. जो एम्ब्रियो में डोरमेंसी आती है, एम्ब्रियो imposed dormancy is the interaction between gibberellic acid and abscisic acid. इसमें केवल एब्सिसिक एसिड का ही रोल नहीं होता है। एब्सिसिक एसिड का रोल ये होता है कि वो लिया जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करे, लेकिन ये भी देखा गया है कि इसमें एब्सिसिक एसिड के साथ साथ जिबरलिक एसिड का भी रोल होता है। द एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट्स द जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन जब सीड्स में ज्यादा होगा तो वो जर्मिनेशन को रोकेगा, यानी जर्मिनेशन नहीं होने देगा। Whereas the gibberellic acid stimulates the germination. जबकि अगर जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, तो जब एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, और जब जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है। दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो कि डोरमेंट स्टेज को, सीड की डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं। The concentration of these plant growth hormones are in turn regulated by the developmental state and environmental condition. और ये जो हार्मोन्स हैं यानी एब्सिसिक एसिड और जिबरलिक एसिड, इनका जो कंसंट्रेशन होता है इट इज रेगुलेटेड बाय द डेवलपमेंटल स्टेज, यानी जो सीड है किस डेवलपमेंटल स्टेट पर है, उस डेवलपमेंटल स्टेट के अनुसार इसमें हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, अथवा इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, जिबरलिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है। एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है। राइट, सिमिलरली एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है और सीड मैच्योरेशन के कंडीशन में पहुंच गया है, यानी जब एम्ब्रियो मैच्योरेशन होगा तो उसमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में एब्सिसिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो पाएगा और ऐसी कंडीशन में सीड्स जो है जर्मिनेट कभी नहीं होंगे। ठीक, इनिशियली द एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन आर लो। शुरू में जब एम्ब्रियो मैच्योर होना शुरू होता है तो एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है। दे इंक्रीज ड्यूरिंग सीड ग्रोथ। जैसे जैसे सीड का ग्रोथ होता जाता है, डेवलपमेंट होता चला जाता है, वैसे वैसे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। एंड डिक्लाइन अगेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ड्राइंग। और जब एक बार कंप्लीटली सीड जो है मैच्योरेशन ड्राइंग कंडीशन तक पहुंच जाता है, तो एक बार जब मैच्योरेशन ड्राइंग कंडीशन पर पहुंच गया तो फिर से एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। यानी एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स मैच्योरेशन ड्राइंग, यानी सीड को मैच्योर होने के लिए आवश्यक है कि वो सीड ड्राई हो जाए, अदरवाइज अगर सीड वेट रहेगा तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। The plants with difficulty in abscisic acid synthesis or insensitive to the abscisic acid often exhibit precocious germination or viviparity. ऐसे प्लांट्स जिसमें कि एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस में जो है डिफिकल्टी आती है, अथवा दोज प्लांट्स विच आर इनसेंसिटिव टू द एब्सिसिक एसिड, ऐसे प्लांट जो कि एब्सिसिक एसिड का जीन जिन प्लांट्स में इनएक्टिव हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि उसमें प्रिकोशियस जर्मिनेशन हो जाता है, यानी समय से पहले सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, अथवा विविपेरी हो जाता है, यानी कि सीड अभी फ्रूट पे लगाई है तभी वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं
जो दलदल में उगते हैं उनमें क्या होता है, विविपेरी पाई जाती है कि अभी फ्रूट पेड़ से अलग नहीं हुआ तब तक उसका सीड जर्मिनेट कर गया, इसको बोलते हैं विविपेरी। ये कब होता है, जब आइदर प्लांट इज इनसेंसिटिव टू द एब्सिसिक एसिड और द प्लांट फाइंड्स डिफिकल्टी इन एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस, यानी जब एब्सिसिक एसिड की बायोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाती है तब सीड्स में प्रिकोशियस जर्मिनेशन या विविपेरी की घटना शुरू हो जाती है। नाउ ब्रेकिंग ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। अब अगर सीड में डॉर्मेंसी आ गई तो हम किस तरीके से सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है स्कारिफिकेशन। स्कार मतलब होता है चोट पहुंचाना या उसमें कुछ निशान बना देना। रिमूवल और डैमेज टू द सीड कोट, यानी कि जब सीड कोट को आप निकाल दें अथवा उसको डैमेज कर दें, अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्कारिफिकेशन। टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन इन सीड्स इज कॉल्ड स्कारिफिकेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन कराने के लिए, जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए, जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए जब सीड कोट को मैकेनिकली या केमिकली जब रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को स्कारिफिकेशन कहते हैं। शेकिंग द सीड्स with abrasives or nicking the seed coat with sharp-edged metals or chewing the seed coats without damaging the embryo makes the seed coat to crack open. स्कारिफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि एब्रेसिव्स मतलब ऐसे पदार्थ जो खुरचन पैदा करते हैं, खरोंच पैदा करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के साथ सीड को जो है शेक किया जाता है ना, उसको हिलाएंगे जिसमें कि एब्रेसिव सब्सटेंसेस हैं, जिससे कि सीड कोट में खुरचन आ जाए, यानी इसमें खरोंच पड़ जाए, अथवा सीड कोट को हार्ड मेटल से जो है निक कर दिया, यानी कट ओपन कर दिया जाए, अथवा चबाने के बाद। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो तब जर्मिनेट करते हैं जब कोई पर्टिकुलर बर्ड उनको खाती है, उसके गट से होते हुए, उसके आहार नाल से होते हुए, उसके ड्रूपिंग से जब सीड बाहर आते हैं तभी वो जर्मिनेट करते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो हार्ड सीड कोट होता है उस बर्ड के डाइजेस्टिव एंजाइम से मिल करके वो डिसॉल्व हो जाता है हार्ड सीड कोट, और जब बर्ड्स ड्रूपिंग करती है उसके साथ वो सीड जो होता है सॉफ्ट हो जाता है उसका सीड कोट, और उस ड्रूपिंग्स में बहुत सारा फॉस्फेट पड़ा होता है व्हिच एक्ट एज मैन्योर, खाद की तरह वो काम करता है, तभी जाकर के वो सीड जर्मिनेट कर पाता है। ठीक, hard seed coats can be loosened by strong acids or solvent treatments where the hard coat is rendered soft. कई बार हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, यानी HCl या H2SO4 में जब हम सीड को डाल देते हैं तो उसका जो हार्ड सीड कोट है वो लूज हो जाता है, और फिर उसको वॉश कर देते हैं तब वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक, the hard seed of some desert shrubs are abraded when a sporadic rainfall floods the normally dry up water courses and torrents of the water roll the seeds along the stream beds. कई बार जब डेजर्ट श्रब्स होते हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाली झाड़ियां होती हैं, जब अचानक से रेगिस्तान में जब तेजी से बारिश आती है तो जो सूखा फर्श होता है या सूखी भूमि होती है उसमें जब अचानक तेजी से बारिश होती है तो उस बारिश में जो सीड है, जो बीज पड़े हुए हैं जमीन पर, वो उस बारिश के पानी में तेजी से बहने लगते हैं, रगड़ते हुए बहते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि वो वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे की वाटर के बहाव के साथ साथ वो जमीन पर रगड़ खाते हुए आगे रोल करते हैं। इससे भी क्या होता है कि उनका सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और वो जर्मिनेट कर लेते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है पार्किंसोनिया। तो इस मेथड को, जिसमें कि सीड कोट को मैकेनिकली या केमिकली रिमूव किया जाता है, स्कारिफिकेशन कहते हैं। राइट, देन हॉट एरिड रीजन सब्जेक्टेड टू द पीरियोडिक फायर्स। कई बार कुछ रीजन्स में क्या होता है कि समय समय पर आग लगने की घटना होती है, फॉरेस्ट फायर फिनोमेना होता है। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट फायर फिनोमेना पाइन ट्रीज एरिया में भी होता है, टेम्परेट रीजन में भी होता है, ग्रासलैंड्स में भी फॉरेस्ट फायर कॉमन फिनोमेना है। इन दीज environmental condition or in these biome, the seeds may need to be cracked open by the fire.
यानी कि जब जंगल में आग लगती है तो उस आग की वजह से जो सीड्स होते हैं उनका बाहरी जो हार्ड सीड कोट है वो क्रैक हो जाता है गर्मी पाके, एंड इट इंश्योर्स दैट द सीड जर्मिनेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टाइम। और फिर एक बार जब उसमें क्रैक आ गया तो फिर वो एक ऑप्टिमम टाइम पर वो जर्मिनेट हो जाएगा। Smoke alone has been identified as an important factor which triggers germination in many species found in fire-prone habitats. कई ऐसे हैबिटेट्स जहां पर आग लगने की घटना रेगुलरली होती है, वहां पर स्मोक भी कई बार जर्मिनेशन ट्रिगर करने का काम करता है, यानी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने का काम करता है स्मोक। Following fire, the soil will be enriched with the nutrients released into ash and competition from the established plants will be reduced. आग लगने के बाद क्या होता है कि बहुत से सॉइल में जो ड्राई लीव्स हैं या जो ड्राई ग्रासेस हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स लॉक होता है वो आग में जलने के बाद राख में कन्वर्ट होता है और वो राख फिर से सॉइल में मिल जाता है। नतीजा क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो मिनरल से रिच हो जाती है। अब इस रिच मिनरल वाले सॉइल में सीड्स जो है जर्मिनेट होना शुरू करते हैं, राइट। In temperate region, cones of the pinus also require the fire for cracking open the cone and germination of the seeds. Temperate region में आप सभी लोग जानते हैं छ्योटी है पाइनस की, वो तब जर्मिनेट करती है, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो तब जर्मिनेट करते हैं जब उनको एक बार आग का एक्सपोजर हो जाता है तो क्रैक ओपन होते हैं और फिर जो है वो जर्मिनेट होते हैं। दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट। A period of after ripening or cold treatment is known as stratification. बीजों को मेच्योर होने के बाद आफ्टर राइपनिंग या कोल्ड ट्रीटमेंट देना स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। These requirements allow seeds to germinate at appropriate time. जब सीड्स को एक चिलिंग ट्रीटमेंट यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल जाता है तब वो सीड्स अप्रोप्रिएट टाइम पर जर्मिनेट करते हैं। At temperate latitudes, the cold requirement for dormancy breaking is fulfilled by overwintering. टेम्परेट रीजन में डोरमेंसी प्लांट्स की कब दूर होती है? जब वो एक बार पूरी की पूरी जो शीत ऋतु है उससे गुजर जाते हैं, तब जाके उनमें डोरमेंसी खत्म होती है। Hence, seeds will germinate in the spring rather than the autumn. और जब एक बार पूरे शीत ऋतु वो गुजार लेते हैं तभी जाके वो स्प्रिंग सीजन में जर्मिनेट करते हैं। ऑटम सीजन में यानी शीत ऋतु के प्रारंभ में वो कभी जर्मिनेट नहीं करते हैं। टेम्परेट रीजन में अधिकतर पौधे क्या करते हैं कि उनके सीड्स तभी जर्मिनेट करेंगे जब वो एक सीजन विंटर का गुजार लेते हैं। जब तक वो विंटर का सीजन गुजार नहीं पाते हैं तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। Chilling treatment just above the freezing point is more beneficial than at freezing point or below. अब कितना चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए? तो ये देखा गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी 0 डिग्री टेम्परेचर है उससे थोड़ा अधिक टेम्परेचर हो, यानी 4 डिग्री 5 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोर सूटेबल फॉर द चिलिंग ट्रीटमेंट। हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम है, हम दोबारा लॉग इन हो जाएंगे ताकि हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, ठीक है।